जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बिस्मिल्लाह करें सर। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज कैपिटल एडिक्वेसी रूल्स से शुरू करना है और कैपिटल एडिक्वेसी रूल्स को कैपिटल रिक्वायरमेंट जस्ट अ मिनट कैपिटल रिक्वायरमेंट रूल्स भी कहते हैं। कैपिटल कैपिटल रिक्वायरमेंट रूल्स, ये तो इनको कैपिटल रिक्वायरमेंट रूल्स भी कहते हैं। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि बैंक्स जो हैं वो किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, और उसमें मैंने आपको एक अजम्पशन ये बताया था कि वो कभी भी जो है वो कैश यूज़ नहीं करेंगे। शुरू में इनिशियल जो अमाउंट आएगी वो तो कैश में आएगी, लेकिन उसके बाद कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी सारी चेक के थ्रू होगी। और उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट का क्या रोल होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो बहरहाल जब भी क्रेडिट क्रिएशन में ये होता था कि बैंक कर्जा देते जाते थे, और उसमें क्वेश्चन ये है कि जब बैंक कर्जा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बैंक को वो पे भी कर दें, कर्जा वापस कर दें। तो यही बात है कि नॉट ऑल कस्टमर विल रीपे द अमाउंट that they have borrowed, so bank will have to suffer bad debts। तो ये एक इशू हो सकता है कि जब बैंक लेंडिंग कर रहा होगा, कर्जा दे रहा होगा लोगों को, तो जाहिर सी बात है पहले बैंक इस चीज़ को इंश्योर तो करता है कि उसका कर्जा जो है वो सही लोगों को पहुंचे, और वो उनकी क्रेडिट रेटिंग देखता है क्या है, और फिर उसको जो उनका प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करने के बाद वो कर्जा दिया जाता है। लेकिन फिर भी बाज़-औक़ात ऐसा हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स जो हैं जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो बैंक को जो है वो पैसा वापस ना करें। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बैंक्स को बैड डेट्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक इशू हो सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को रिकवर करने के लिए या इस चीज़ से बचने के लिए कि बैंक को बैड डेट्स का सामना ना करना पड़े, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट रूल्स हैं या कैपिटल एडिक्वेसी रूल्स जिसे हम कहते हैं, वो फॉलो करनी चाहिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या ख़ास तौर पर बैंक्स को जो कि कर्जा दे रहे होते हैं। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक ये करता है कि उनको ये कहता है कि आप मेंटेन करें अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल विद यू। तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना पड़े, और बैंक अपने रिस्क को कम से कम हो बैंक को, और वो अपने रिस्क को कवर भी कर सके जिसका उसको सामना करना पड़ता है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रूल्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि कोई बैंक्स होंगे या कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो एक मेंटेन करें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल, ताकि उनका रिस्क जो है वो कम से कम हो। तो इस ये क्यों ज़रूरी है कैपिटल रिक्वायरमेंट करना या कैपिटल एडिक्वेसी रखना क्यों ज़रूरी है? उसकी जो रीज़न्स हैं वो 5 हैं। पहली रीज़न ये है कि फाइनेंशियल साउंडनेस के नंबर 1 क्या है? इंश्योर दी फाइनेंशियल साउंडनेस। इससे ये है कि ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास कैपिटल एडिक्वेटली मौजूद होगा, तो कैपिटल उनके पास जितना चाहिए उतना मौजूद होगा, तो वो अपने रिस्क को कवर कर सकेंगे।
दूसरी चीज ये है कि वो कस्टमर का जो है ना कॉन्फिडेंस जो होगा वो मेंटेन रहेगा इन द सॉल्वेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कि हमारा ये बैंक जो है ये कभी भी मतलब डिपॉजिटर जिन्होंने पैसा जमा करवाया है वो ये चीज इस चीज को सामने रखते हुए बैंक में पैसा जमा करवाएंगे कि उनको कॉन्फिडेंस होगा इस चीज पे कि ये जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम पैसा रखवा रहे हैं ये हमारा वापस मिल जाएगा, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कभी भी इनसॉल्वेंट नहीं होंगे। सॉल्वेंसी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। आप इसका मतलब ये है कि बैंक्स आर एबल टू पे देयर डेट्स, और इनसॉल्वेंट वो होता है जिसमें बैंक अपनी डेट्स को पे करने में के काबिल नहीं रहता, अपने लाइबिलिटीज को पूरा करने के काबिल नहीं रहता। तो अगर उनके पास मिनिमम अमाउंट होगी कैपिटल की तो वो ये चीज इंश्योर करेंगे ना। तो ये दूसरी चीज इसके अंदर आ गई कि टू मेंटेन दी कस्टमर्स कॉन्फिडेंस इन दी सॉल्वेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पहली चीज मैंने कही कि फाइनेंशियल साउंडनेस, पहली रीजन ये आ गई, और दूसरी रीजन ये मैंने आपको बताई। तीसरी रीजन ये है कि टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है उस वो क्या करे, वो उसकी स्टेबिलिटी रहे उसके अंदर। क्योंकि अगर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं वो अगर अपनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल इंश्योर करते हैं तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल होता है। और जो ये तीसरी बात है, और उसके बाद जो आखिरी बात है चौथी, वो ये है कि डिपॉजिटर्स को लॉस ना हो जिन्होंने पैसा जमा करवाया हुआ है। क्योंकि अगर वो फॉर एग्जांपल उन्होंने वो पैसा उठा के अगर किसी को दे दिया है बैंकों ने और वो वापस नहीं मिला और वो बैंक को बैड डेट्स का सामना करना पड़ता है, तो वो बैंक फिर भी इस काबिल हों कि वो जिनका पैसा था, जिन जिन लोगों ने बैंक पर ट्रस्ट करके वो पैसा जमा करवाया हो था, वो बैंक उनको वापस कर सके। तो ये है कैपिटल एडिक्वेसी का मकसद और उनके ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी आपको चार समझाए हैं। एम उनका ये एम है उनके, यानी ऑब्जेक्टिव या एम, तो ये चार ऑब्जेक्टिव है मेन। इसी हवाले से जो है वो ये कि दुनिया के अंदर बैंक मौजूद है, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसे बिस कहते हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है, बेजल में। तो ये क्या है, ये गवर्निंग कमेटी है सेंट्रल बैंक्स की पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स है ना उनके ऊपर ये एक समझ लीजिए बैंक है जो कि उनको गवर्न कर रहा है, यानी उनको चला रहा है, ये कमेटी समझ लीजिए। और ये इनका जो है वो क्वार्टरली मीटिंग होती रहती है, बेजल कमेटी कहते हैं इनको। और बैंकिंग सुपरविजन, बैंकिंग की बेहतरी के हवाले से ये वहाँ पे लोग, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक के लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके गवर्नर जाते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं कि गाइडलाइन दी जाए पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए। और इसी हवाले से 2008 में जो बेजल 3 एग्रीमेंट हुआ है, ये 2008 में हुआ था, और ये इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था कि दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो कि 2007 से लेके 2010 तक रहा था। इसे वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जानती है। तो यानी ये 2007 से लेके 2010 तक जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दुनिया में। ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था इसकी डिटेल अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। वो क्या था, क्योंकि ये भी इस सिलेबस में शामिल है, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 10। ये मैं अभी आपको मजीद डिस्कशन करता हूँ। लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस का क्रक्स ये था कि तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस नहज पे पहुंच गए थे कि उनको वो सारे कोलैप्स करने की तरफ माइल थे, और वो अल्टीमेटली ये भी सुनने में आ रहा था कि पूरा दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तमाम बैंक्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस पस मंजर के अंदर इन लोगों ने ये मीटिंग की 2008 के अंदर, और ये एग्रीमेंट हुआ बेजल 3 एग्रीमेंट, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज को इंश्योर किया कि बैंक्स जो हैं वो कोशिश करें कि बैंक्स डिफॉल्ट ना कर जाएं, और वो मिनिमम जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी जो पहले 2008 से पहले 2% थी उसको बढ़ाकर 7% कर दिया गया कि 7% जो है
वो अपने पास वो मेंटेन करें, यानी बैंक्स मेंटेन 7% ऑफ देयर रिस्क बेयरिंग एसेट्स एज टॉप क्वालिटी डेट। तो ये मेंटेन किया, लेकिन अर्लियर जो था वो 2% था। तो उसमें ये एक फैसला किया गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो पहले 2% थी, 2008 में उसको बढ़ाकर 7% कर दी गई। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंकों से कहा गया कि रखें, ताकि वो अपने क्रेडिट को अपनी जो क्रेडिट है उसको कवर कर सकें, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को कवर कर सकें। तो ये रिस्क जो होते हैं सारे उनको वो कवर करने के लिए, अगर अगर उनके जो बोरवर हैं वो उनको पैसा वापस नहीं कर सकते हैं बैंकों के, तो बैंक जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, जाहिर सी बात है। वो बैड डेट्स अगर हो जाते हैं वहां पे, तो इस चीज से बचने के लिए ये बिस ये कहता है तमाम सेंट्रल बैंक से, क्योंकि तमाम सेंट्रल बैंक्स अपने अपने मुल्कों के हेड हैं और वो उनके नीचे तमाम बैंकिंग सिस्टम काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो उन्होंने वहाँ पे सेंटर पाकिस्तान का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गया होगा, तो उन्हें भी वो भी इस मुहदे में शामिल है। तो वो फिर सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक अपने अपने मुल्कों में जाके अपने अपने बैंकों को वो कहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करें। तो क्योंकि ये गवर्निंग उस कमेटी है बेस जो है, और इसके अंदर ये बेजल 3 एग्रीमेंट जो है वो हुआ। ये बेजल जो है वो स्विट्जरलैंड का शहर है, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, वहीं पे ये इसका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का, तो वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ। तो ये इसलिए किया गया कि उन्होंने ये देखा कि जो बैंक्स थे ना, उन्होंने अपने जो रिजर्व्स रखे हुए थे उनकी क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था, उसकी एक वजह ये थी कि बैंकों ने एक तो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी को फुलफिल नहीं किया हुआ था, और दूसरा जब कर्ज देने से पहले वो रिजर्व्स जो रखते हैं और बैंक एसेट्स जो रखते हैं उनसे वो भी इतने ज्यादा वर्थ नहीं रखते थे, वर्थलेस थे। तो जाहिर सी बात है, जब मैं बैंक से कर्जा लेने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे उनको कोई ना कोई रिजर्व देना पड़ेगा, कोई ना कोई जमानत देनी पड़ेगी, वो रख के ही तो बैंक मुझे कर्जा देंगे। तो पता ये चला कि मोस्टली जो बैंक्स थे ना, उनके पास जो रिजर्व्स थे वो इतने ज्यादा वर्थलेस थे। और उस वक्त ये टर्म यूज हुई टॉक्सिक डेट। टॉक्सिक डेट मींस ऐसा डेट जिसको जिसको बैंकों ने तो लोगों को कर्जा दिया, लेकिन उनके पीछे जो उन्होंने रिजर्व्स रखे, वो रिजर्व्स या उनकी जो गारंटी थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, या उसके पीछे जो एसेट रखे गए थे जिसकी बुनियाद पर उनको कर्जा दिया गया लोगों को, वो एसेट वर्थलेस थे, उनकी इतनी वर्थ नहीं थी। इसलिए वो डेट जिसके जिसके गारंटी जो है वो एसेट्स के साथ तो हो, लेकिन उसकी गारंटी इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो, या एसेट जो उसकी बैक पर रखे जाएं कर्जा लेने के लिए वो इतने ज़्यादा वर्थ ना रखते हो, वर्थलेस हो, तो उस डेट को टॉक्सिक डेट कहा जाता है। तो बहरहाल अभी जो शुरू में हमने एक बात की थी, जिस चैप्टर को जब हमने किया था तो मैंने ये कहा था कि जो ट्रिपल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक लैंडिंग है वो 3 थे ना, कि लिक्विडिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी और सिक्योरिटी हो। ये तीनों चीज़ों को इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। और इस टॉपिक का ताल्लुक बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रूल्स का ताल्लुक जो है वो बैंक की सिक्योरिटी के साथ है, कि बैंकों को बैंक जो है वो सॉल्वेंट रहे, इनसॉल्वेंट ना हो जाए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो बहरहाल इसको अब आपने मजीद इसको देखना है, वहाँ पे इसको पढ़ लेना है कैपिटल एडिक्वेसी रूल्स को। अच्छा, अब ये है कि इसी पस मंज़र के अंदर वो ये बात भी समझिए कि अमेरिका के अंदर एक बैंक है जिसका नाम लेहमन ब्रदर्स है। ये भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007 से 10 तक आया उसमें इसको भी भुगतना पड़ा, और ये बैंक मतलब 1858 में बना था और 2008 को ये बैंक करप्ट हो गया। यानी ये वाला इदारा भी अमेरिका का इतना मतलब मजबूत इदारा और इतना मजबूत बैंक ये अमेरिका का, उसको बंद होना पड़ा, क्योंकि ये कर्जा देता था किसके लिए कॉटन के लिए और कॉफी के लिए। ये इसका 2 मेन पर्पस थे। लेकिन 100 साल पुराना, यानी 100 साल से भी ज्यादा पुराना बैंक उनका बंद हो गया 2008 के अंदर आके। और उसकी वजह क्या थी कि ये कोलैप्स कर गया, क्योंकि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा था। मैंने अभी आपको बताया कि 2007 और 10 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके अंदर पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहे थे, और ये तो बिल्कुल ही कर गया।
और ये फाइनेंशियल, ये अमेरिका की का चूंकि बैंक था, और अमेरिका की फाइनेंशियल जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये सबसे बड़ा जो फेलियर हुआ है वो इस एग्जाम्पल को सामने रखा जाता है कि लेमन ब्रदर ही उनका बैंक बंद हो गया वहां पे। अभी जारी सी बात है कि ये क्यों हुआ, अभी ये सवाल का जवाब देना बाकी है, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी एक इसका जवाब जो है वो यहाँ पर है। ये देखें, इसका जवाब इसी चैप्टर का आखिरी सवाल है और वो ये है। ये मैं भी डिस्कस करता हूँ आपसे। ये जस्ट अ मिनट, ये वाला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, और वो ये है, ये वाला, द ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस। ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे, ये वाला सवाल, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और इसका कॉजेज क्या है, ख़ास तौर पर क्यों आया ये क्राइसिस। ये आखिरी सवाल है, लेकिन अभी मैं डिस्कस करता हूँ अभी इसी चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो बात हो रही थी कि लेमन ब्रदर बंद हो गया। अब लेमन ब्रदर क्यों बंद हुआ, उसके पीछे भी जारी सी बात है कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस ही आया था जिसकी वजह से लेमन ब्रदर बंद हुआ। और लेमन ब्रदर जो है वो जारी सी बात है बैंक है, और वो लैंडिंग करता था मनी और उसके बदले में सूद लेता था। लेकिन उसकी बंद होने की मेन रीजन जो थी एक्सेसिव लैंडिंग थी, यानी उसने बहुत कर्जा दिया लोगों को, और जो कर्जा दिया वो जिनको दिया वो सब प्राइम लोग थे, सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट में किया। ये अब एक रीजन बन रही है, और यही रीजन एक फाइनेंशियल क्राइसिस की भी रीजन है, इसकी भी रीजन यही है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम लैंडिंग करते हैं, जब बैंक्स लैंडिंग करते हैं तो हमेशा प्राइम बोरोवर्स को करते हैं। प्राइम कहते हैं इंपॉर्टेंट, तो सब प्राइम कहते हैं लेस इंपॉर्टेंट। अब प्राइम बोरोवर वो होते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है, और वो प्राइम बोरोवर होते हैं जो बैंक से कर्जा लेके वापस भी कर देते हैं। सब प्राइम वो बोरोवर होते हैं जिनको जिनको बैंक्स कर्जा तो पहली बात तो देते नहीं है, अगर दे दें तो वो जारी सी बात है वहीं पे खदशा होता है कि वो वापस पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। और रिस्क रिस्क बैंक को होता ही सब प्राइम प्राइम लैंडिंग के अंदर है। सब प्राइम का मतलब ये है कि जिन लोग जो बैंक को कर्जा देने के असूल हैं, वो बैंक उन असूलों को एक तरफ रखते हुए ऐसे लोगों को कर्जा दे दे जो कि उस मेयार पर पूरे नहीं उतरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक से कर्जा लेने के लिए जाऊं और बैंक कहे जी हाँ जी आप बताएं आपके पास गारंटी देने के लिए क्या है, तो मैं कहूँ मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास गोल्ड है, ना मेरे पास कोई जमीन है, ना कुछ है, और बैंक फिर भी मुझे कर्जा दे दे, तो फिर बैंक खुद ही फंस रहा है ना, दे के मैं मतलब हो सकता है मैं पे ना कर सकूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं सब प्राइम बोरोवर बन जाऊंगा। और बैंक जो ये लैंडिंग मुझे करेगा, कर्जा देगा मुझे, तो इस चीज को सब प्राइम लैंडिंग कहेंगे। तो लेमन ब्रदर ने भी ऐसे ही किया। लेमन ब्रदर जो बैंक था अमेरिका का, उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने भी एक्सेसिव लैंडिंग की, बहुत ज्यादा कर्जे दिए, और दिए भी गलत लोगों को, यानी सब प्राइम मार्केट में सब प्राइम लैंडिंग की उन्होंने। और सब प्राइम मॉर्गेज कहते हैं जो जमीन के लिए कर्जा दिया जाता है, तो उन्होंने जो घर खरीदने के लिए लोगों ने कर्जा मांगे तो सबको दिए उन्होंने। तो यहाँ पर यह हुआ कि लोगों ने घर खरीदने के लिए बैंक से कर्जे मांगे, और बैंक धड़ाधड़ देता गया इस उम्मीद पे कि ये वापस मिल जाएंगे। और बैंक ने क्या देखा, बैंक ने कहा जी हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सारे लोग हमसे कर्जा लेने के लिए, बैंक के लिए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा जितना ज्यादा लोग बैंक से कर्जा लेंगे। लेकिन बैंक ने ये नहीं सोचा कि जिनको कर्जा दे रहे हैं वो लोग प्राइम बोरोवर नहीं है, वो उन कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं जो बैंक कहता है या सेंट्रल बैंक कहता है या बिस कहता है जिसको, कि वो पूरी करेंगे तो उनको कर्जा दें वरना ना दें। तो वो तो ऐसे लोगों को कर्जा दे दिया जो कि कर्जा वापस कर ही नहीं सकते थे। तो जारी सी बात है कि वो तो इस उस लालच में दे दिया कि वो उन्होंने कहा जी हम आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, हमें कर्जा दें, तो बैंक ने धड़ाधड़ दिया। इसका नतीजा ये निकला कि किस लिए दिया, कि उन्होंने घर बनाने थे, तो उन्होंने कहा जी हमने घर बनाना है, हमें पैसे दे दें। उन्होंने पैसे दे दिए लेमन ब्रदर ने। तो बैंक ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी और लिक्विडिटी को कुर्बान कर दिया ना इसके पीछे। हालांकि हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बैंक लैंडिंग करने के लिए
प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखता है, इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखा, लेकिन इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए ये नहीं चेक किया कि सिक्योरिटी है कि नहीं, ये पैसा जो हम बैंक जो दे रहा है, बैंक ने ये नहीं सोचा कि ये वापस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बैंक अपना लेंडिंग का सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो है वो इग्नोर करके चला गया, और उसका नतीजा ये निकला कि वो उन्होंने बैंकों को पैसे नहीं दिए वापस, जिसके नतीजे में वो बैंक डूब गया। बैंक यानी लेमन ब्रदर जो है वो कोलैप्स कर गया और बैंकरप्ट हो गया ये लेमन ब्रदर। और उसकी वजह क्या हुई, जरा मजीद सुने कि ये सब प्राइम लैंडिंग के का नतीजा क्या निकला। असल में हुआ यूं कि अमेरिका के अंदर 1997 से लेके 2006 तक अमेरिका के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत बढ़ी, यानी तकरीबन मतलब प्रॉपर्टी की जो प्राइस थी ना वो बहुत बढ़ गई। अब आप ही बताइए, अगर पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए तो सब लोग क्या करेंगे, जी चलें जी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, यहाँ बहुत प्रॉफिट है। तो अमेरिका के अंदर 124% तक इजाफा हुआ इन इन सालों के अंदर, यानी 1997 से लेके 2006 तक। इतना ज्यादा कीमतें बढ़ना शुरू हुई। जब कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो लोगों ने धड़ाधड़ घर बनाना शुरू कर दिए कि घरों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो लोगों ने क्या किया, घर बनाने के लिए बैंकों के पास पहुंचे और लेमन ब्रदर्स के पास भी पहुंचे। जारी सी बात, लेमन ब्रदर भी बैंकों में से एक बैंक था। तो उन्होंने कहा कि जी हमें कर्जा दे। लेमन ब्रदर और दूसरे बैंकों ने इनको कर्जा देना शुरू कर दिया लोगों को, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा घर बन गए अमेरिका के अंदर। यानी घरों की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि उसका नतीजा ये निकला कि घरों की कीमतें गिर गई। जारी सी बात है, जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। ये बात मैंने पढ़ाई हुई है आपको कि सप्लाई के बढ़ने से कीमतें कम हो जाती हैं। तो ये सप्लाई का प्राइसेस पे इफेक्ट है, जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ आ रही बात कि नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि जो जिन्होंने बैंकों से कर्जा लेके घर बनाए थे उनके घरों की वैल्यू गिर गई। सारी सी बात है कि आपकी जो घर बनाए हैं आपने, जब घरों की सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी तो घरों की कीमत गिर जाएगी, जिसकी वजह से घर जिन्होंने कर्जा लेके बनाए हुए थे, बैंकों ने उनसे कहा कि लो जी अब हमने तो आपको कर्जा दिया है वापस करें। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे ही कोई नहीं, या हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपका कर्जा वापस कर सकें, क्योंकि जो हमने घर बनाए हैं उनकी मार्केट वैल्यू बहुत गिर गई है। जब ये सारा कुछ हुआ अमेरिका के अंदर तो बैंकों को बड़ा नुकसान हुआ। बैंक करप्ट हो गए और डिफॉल्ट कर गए। जब लोगों ने देखा कि अमेरिका के बैंक जो हैं वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो दुनिया में भी ये चीज जो है वो हो गई कि अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क में भी इसके असरात आए थे। आपको अगर याद हो तो 2008-9 के अंदर यहाँ पे अफवाह फैल गई थी कि अल्फला बैंक बंद हो रहा है, फलाना बैंक बंद हो रहा है, एबीएल बंद हो रहा है। तो लोग भागे थे हमारे इधर यहाँ पे और उन्होंने अपने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए बैंकों से। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अफरा तफरी का आलम हो गया था कि बैंक सारे जो है ना वो बैंक करप्ट होते जा रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। लोगों ने कहा पैसा निकालें बैंक में जो जमा है। तो बड़ा एक अजीब सा मंजर था। तो इस सूरत हाल के अंदर सेंट्रल बैंक के फिर गवर्नर ने आके टेलीविजन पे कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर कोई फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स नहीं हो रहा, अमेरिका के अंदर हो रहा है। तो उसकी ये वजह थी कि उन्होंने लैंडिंग गलत की थी। उन्होंने उन लोगों को कर्जा दिया था जो उसके मेयार पे पूरा नहीं उतरते थे, और उन्होंने घर बनाने के लिए कर्जे दिए थे, और वो घर इतने ज्यादा बन गए कि उनकी मार्केट वैल्यू गिर गई, जिसकी वजह से जिन्होंने घर बनाए थे उनको लॉस पहुंचा और वो बैंकों को कर्जा देने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उनका सिस्टम नाकाम हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। ये सारी बातें आके उन्होंने वहां पे की तो फिर कहीं जाके उन्होंने लोगों ने कोई यकीन किया, अदरवाइज बहुत ज्यादा मसला पैदा हो गया था पाकिस्तान के अंदर भी। और बैंकों अमेरिका के अंदर इस तरह की सिचुएशन हो गई थी कि अमेरिका के अंदर बैंक्स जो थे उनके पास पैसे नहीं थे, और दूसरा अगर कुछ बैंक ऐसे थे जिनके पास पैसे थे तो वो दूसरे लोगों को पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कोई इन्वेस्टर अगर बैंक के पास चला जाता था तो बैंक कहते थे हम आपको नहीं देंगे कर्जा। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी मुल्क के अंदर बैंक्स कर्जा नहीं देते हैं इन्वेस्टर को,
तो उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद हो जाती है, उस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो जाती है, उस मुल्क के अंदर लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने बैंकों से पैसा लेके ही तो इंडस्ट्री चलानी है, अपने काम करने हैं, जिसके नतीजे में उनको जॉब्स मिलनी है, लोगों को जॉब्स मिलनी है, वो भी नहीं मिल रही, सारा कुछ। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई अमेरिका के अंदर। और वो यानी बैंक्स जो थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम किसी को कर्जा नहीं देंगे। और क्योंकि जो घरों की वैल्यू उनकी थी वो गिर गई थी, और जो उनके कर्जे की वैल्यू थी जो उन्होंने दिया था उन बंदों को घर बनाने के लिए, वो बहुत ज्यादा थी। यानी कर्जे की वैल्यू ज्यादा थी, अमाउंट ज्यादा थी, और घर को अगर वो लोग बैंक को वो घर भी देते थे तो घर बेच के भी बैंकों को अपनी असल अमाउंट जो थी वो वापस नहीं मिल रही थी। तो बड़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ा ये सारी चीजें करने के लिए। तो उस वक्त ये हुआ कि जो लेमन ब्रदर्स था वो उसने कोशिश की कि वो अपने जो जो बॉन्ड्स हैं या अपने जो शेयर्स हैं वो बेचे, और लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनको क्योंकि बहुत सारा पैसा सेवर का था ना, तो सेवर ने कहा जी हमारे पैसे वापस करें। तो उन्होंने कोशिश की कि अब लेमन ब्रदर्स के शेयर्स, लेमन ब्रदर के बॉन्ड्स बेच के और लोगों को पैसे दिए जाएं वापस, लेकिन उसमें भी वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। तो इस प्रोसेस को जब लेमन ब्रदर ने क्या किया, अपनी जो मॉर्गेज थी, वो बुक्स थी जो उनके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे जो कि अदर बैंक्स के पास भी थे, उन्होंने जैसे बॉन्ड्स थे या कोई और चीज़ें थी उनको बेचना शुरू किया। तो इस चीज़ को सिक्योरिटाइजेशन का अमल कहा जाता है, जिसके अंदर आप अपने एसेट्स को क्या करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, ताकि आप अपने उन चीज़ों को पूरा कर सकें, अपने कर्जों को पूरा कर सकें, उनको दे सकें वहाँ पे। तो ये लेमन ब्रदर की एग्जांपल इसलिए यहाँ पे लिखी हुई कि ये बहुत बड़ा बैंक था और बहुत पुराना और बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंक था। आप देखें ना 1858 से ये बैंक वहाँ पे वर्क कर रहा था, 2008, यानी मोर देन अ सेंचुरी ये बैंक पुराना बैंक था, लेकिन कोलैप्स कर गया गलत लोगों को कर्जा देने की वजह से। अगर ये सही लोगों को कर्जा देते तो ना इतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ती घरों की, और ना कीमतें जो हैं वो गिरती घरों की, और ना बैंकों को लॉस होते। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने इस चीज की केयर नहीं की। और इस इन सूरत हाल में यहाँ पे रोल ये था कि गवर्नमेंट, यूएसए की जो गवर्नमेंट है, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, उसने भी लेमन ब्रदर को बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भी पैसा नहीं दिया लेमन ब्रदर को बचाने के लिए, कि अगर वो दे देते वहां पे, उनको कर्जा दे देते ताकि वो स्टेबलाइज कर लेता अपने आप को और बैंक करप्ट होने से बच जाता। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने भी लेमन ब्रदर्स को कोई कर्जा नहीं दिया कि वो उससे उस चीज को, जिसकी वजह से लेमन ब्रदर के लिए वर्किंग करना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। और उसके पास यही था कि वो अपनी बैंक करप्ट हो जाए और अपनी जो है वो डिफॉल्ट को शो कर दे कि आई एम अनएबल टू पे द थिंग्स। तो बहरहाल ये सारी चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो जिसके अंदर ये दो आखिरी चीजें, 1.7 रह गया था जो मैंने आपको पढ़ाया, और 1.8 लेमन ब्रदर्स। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ाने के बजाय, जो कि यील्ड है अपना, यील्ड ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये पढ़ाने के बजाय मैं अब आपको आखिरी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो इसमें ज़्यादा डिस्कशन हुई है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की हुई है। तो मैं आपको फाइनेंशियल क्राइसिस ही मेरा ख्याल है समझा दूं तो ज़्यादा बेहतर है पहले, फिर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पढ़ते हैं अगर टाइम मिलता है, वरना कल इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। ठीक है ना जी। तो अब जो क्वेश्चन नंबर ना नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस वाला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं इसके अंदर। इसी चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि हमें डिस्कस करना है।
हाँ जी, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा चार्जिंग का इशू आ रहा है, मैं दोबारा देख रहा था इसको। चले इसको देखते हैं हम। तो जी, अच्छा जी, तो ये है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या हुआ। ये इसकी मेन जो रीज़न थी ना, वो थी सब प्राइम लेंडिंग। वो मैंने आपको पहले बताई। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्यों आया, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। पहले कॉजेज़ पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि क्या वजूहात थी। उसमें ही मैंने अभी बताया कि यूएस के अंदर प्रॉपर्टी बूम आया था 1997 से लेके 2006 के अंदर तक। और मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कीमतें जो है यूएसए के अंदर 124% तक बढ़ गई थी। तो इन्होंने क्या किया, ये पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ थी कि कीमतें जो हैं वो यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इनिशियली इन्होंने क्या किया, सब प्राइम मॉर्गेज लैंडिंग की। और उन लोगों को की, जारी सी बात है कि जो कि जिनकी क्रेडिट रेटिंग जो थी वो बेहतर नहीं थी, जिनको कर्जे नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उनको कर्जे दिए। और उनको फायदा ये था कि जो घर की कीमत थी वो 2.9 टाइम्स जो थी वो थी ऑन एवरेज। अगर आप समझ लें तो वो 4.6% जो है उनकी अर्निंग्स जो थी। यानी अगर 1997 में बैंक जो है वो 2.9% अर्न कर रहे थे, तो उनकी अर्निंग जो है वो 2006 में बढ़कर कितनी हो गई, वो तकरीबन 4.6 टाइम जो है उनकी अर्निंग्स जो है वो बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ उनको मजबूर कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे करें, उनको सब प्राइम लैंडिंग करें। तो वो ये चीज़ें सारी रख के उन्होंने कर्जे किए। ये थोड़ा सा मेरा इसका इशू आ रहा है, अपना चार्जिंग का इशू आ रहा है। ये चार्ज नहीं कर रहा है लैपटॉप, तो ये बंद हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आज मेरा ख्याल इतना ही कर लेते हैं। यहीं से फिर मैं आपको पांचवा क्वेश्चन दोबारा से शुरू कराऊंगा, जिसके अंदर वो लैंडिंग आपको समझाऊंगा कि ये अपना फाइनेंशियल क्राइसिस समझाऊंगा, ये क्यों आया और उसकी क्या वजूहात थी, और उसको कैसे हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर हमें क्या नज़र आते हैं वहाँ पे। तो आज इतना ही यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका इशू जो है वो ये है कि ये चार्जिंग नहीं कर रहा है वहाँ पे।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह ताला कल पे इसको लेके चलते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये किसी टाइम भी बंद हो सकता है। आपके क्वेश्चन ज़रा थोड़े से मैं देख लूँ। उसमें ये है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, फिर है सर फाइनेंशियल साउंडनेस बता दें कि अगर बता दें कि एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब ये है कि फाइनेंशियली जो है वो सिस्टम जो है वो साउंड हो, यानी स्ट्रांग हो। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आएगी इंशाल्लाह। और कोई चीज़ कल क्लास होगी जी? बिल्कुल, कल भी क्लास करेंगे, क्योंकि ये इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। वो अपना चेंजेस कह रहा हूँ, थोड़ा सा ये इश्यूज हुए हैं, इसकी वजह से हम नहीं कर सके। तो इसको कल लेके चलेंगे, मैं करता हूँ इनसे बात। तो ठीक है ना जी। सर बैंकरप्ट हो जाए तो क्या सेवर का पैसा भी डूब जाता है? बिल्कुल डूब जाता है जी, वो कहाँ मिलता है उनको पैसा वहाँ पे। ठीक है ना जी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। आज इतना ही कर लेते हैं, कल फिर इसको देखते हैं, क्योंकि ये अभी किसी वक्त भी ये बंद हो सकता है, इसकी चार्जिंग नहीं हो रही इसकी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।